जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज आप पीछे देख रहे होंगे एसएससी जीडी 2023-24 क्लास नंबर 1। देखो मेरे भाई, हिंदी व्याकरण जो है हम लगभग 25 क्लासों के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका फटाफट जो है जो जीडी के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं वो लगभग करवा दें। ठीक है, लगभग हिंदी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ टॉपिक मैं आपको ऐसे करवाऊंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो आपको समझने जरूरी है। उसके आधार पे आप जो है वो प्रश्न काफी हद तक जो है वो सही करेंगे। अंत तक 25 दिनों की ये क्लास देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो इस क्लास से होने वाला है। दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति, एक कविता के साथ आज ये अपने जो है वो क्लास को शुरू करेंगे कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश तलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। तो जय हिंद। फिर से एक बार सभी साथियों को दिल से नमस्कार। मेरे साथियों, हिंदी बहुत, देखो, अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि एक आसान सब्जेक्ट है। अगर तुम्हें हिंदी थोड़ा सा लगता है टिपिकल सब्जेक्ट, ठीक है, तो आज इसको अपने आसान बनाकर जो है वो समझेंगे। अंत तक सभी साथी ध्यान से सुनना। अगर देखो हो सकता है 5-2 मिनट आपको, मैं दावे से कहता हूं ये पहली क्लास आप कंप्लीट देखो। अगर हिंदी समझ ना आए ना तो मैं हिंदी पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। गुरुजी आज थे तो जीके पढ़ाओ, हिंदी किया फिर। तो देखो काफी साथियों के मैसेज आ रहे थे गुरुजी एक बार हिंदी करवा दो। मैंने एक टाइम एक एसआई के बेच में मैंने हिंदी का निकाला था, तो तब उसके बाद मैंने हिंदी कभी करवाई नहीं। तो पुराने नोट्स को देखो, तुम्हारे जो थे गुरुजी आप जीके करवाते हो, ठीक है, तो एक बार हिंदी और करवा दो, बस एक बार करवा दो, फिर मत करवाना कभी, क्योंकि हमारा जीडी का एग्जाम है और अब टाइम कर दिया है कम, और कम समय के अंदर हमें जो है हिंदी वो करनी है, इसलिए आप एक बार और करा दो तो कोई बात को नहीं भाई। गुरुजी बागड़ी बागड़ी तो फिर अपनी मातृभाषा मायड़ भाषा ने क्या बोल सका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हिंदी जो है वो आज अपने बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। अच्छा, मैं तुम्हें 2-3 बात बता दूं ये क्लास शुरू करने से पहले। ठीक है, बहुत प्यारी क्लास रहेगी ये, अंत तक आप जुड़े रहना बस सभी साथी। अब बात करें अपने हिंदी व्याकरण के नोट्स की, तो ये जो नोट्स हैं वो आपको फ्री उपलब्ध हैं, बिल्कुल फ्री है। कौन से इंस्टीट्यूट पे? विजन इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये जो आप क्लास देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, विजन इंस्टीट्यूट। इस ऐप के ऊपर विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ लिखोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार का जो लोगो होगा अपने ऐप का, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या आप इस टेलीग्राम चैनल पे जो है वो जुड़ जाएं। यहाँ पर मैं लिंक जो है वो पिन कर दूंगा ये पीडीएफ डाउनलोड करने का, तो आप यहाँ से हिंदी व्याकरण नोट्स की पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री जो है वो प्राप्त कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इन नीचे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं मिले, ये जो पट्टी चल रही है ना इसके ऊपर जो है नंबर चल रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, तो चलो पहली क्लास की जो शुरुआत है वो जोरों शोरों से कर देते हैं। हिंदी व्याकरण में आज पहला जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त वर्ण विचार। आज विचार देखेंगे भाई, वर्ण विचार। तैयार हो? वर्ण विचार का मतलब एक तरह से आप ये मान लो वर्णमाला। ठीक है, ओके गुरुजी। हम जो है हिंदी को पढ़ रहे, और हिंदी क्या है? एक भाषा। हिंदी क्या है मैं थोड़ी सी 2-3 जानकारी दूंगा आपको, उसके बाद ये क्लास जो है वो शुरू कर दूंगा। 2-3 आप सुनो ध्यान से, 2-3 मिनट। ठीक है, भाषा। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत में अगर अपने देखेंगे तो भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास प्लस आ से बना है भाषा। ठीक है, भाषा का मतलब होता है आदान प्रदान करना। आदान प्रदान, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा। एक तो ये बात याद रखना नॉर्मल सी। ठीक है, भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, 3 भी हो सकती हैं, मुख्यतः 2 की होती है। देखो 2 प्रकार जो मुख्यतः अपने देखते हैं, वो सबसे पहले जो भाषा का प्रयोग किया गया वो थी मौखिक। तो एक अपने देखते हैं मौखिक भाषा, और दूसरी हम जो भाषा देखते हैं उस भाषा का
भाषा का दूसरा जो प्रकार है वो लिखित है। तीसरा और एक हो सकता है, बोलिए कौन सा? सांकेतिक। तीसरा और हो सकता है कौन सा? सांकेतिक। अब जैसे मेरी आप बात ध्यान से सुनो, जैसे मैंने यहां पर कोई शब्द लिख दिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, जैसे मैंने ये शब्द लिख दिया, ठीक है, क्या कि मैंने लिखा पवन, तो पवन लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये तो हो गई लिखित भाषा, ठीक है। पवन जो शब्द मिला है वो किससे मिलकर बना है? वर्णों से मिलकर, ठीक है। तो याद रखना, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अच्छा छोटी भी किसमें? लिखित में। जबकि देखा जाए मौखिक में सबसे छोटी इकाई माना जाता है ध्वनि को। सबसे छोटी इकाई जो है वो किसको माना जाता है? ध्वनि को। ये बात याद रखना, ठीक है। सांकेतिक, सांकेतिक का मतलब होता है संकेत देना। सांकेतिक का मतलब जो है वो क्या होता है? संकेत देना। सांकेतिक में क्या इसका मतलब होता है? संकेत देना। गुरुजी संकेत कैसे? जैसे मैं कहूं कि, सही मन गए? हाँ, तो मैं तुमसे इलू इलू करता हूं, प्रेम करता हूं। मैंने नहीं बोला इससे पहले आपने समझ लिया कि गुरुजी मारा जी रखा है, बिल्कुल रखूं जदी तो हिंदी करवा रहे हूं भाई, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा का मतलब होता है संकेत देकर बताएं, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। तो मौखिक, अगर हम पूछें, ध्वनि जो है वो सबसे छोटी इकाई है मौखिक भाषा की, और वर्ण जो है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो माना जाता है वो माना जाता है शब्द। ये तीनों में ही अंतर है भाई। शब्द कैसे? जैसे मैंने लिखा वह, अब ये क्या वर्ण है? स और तू, मैंने क्या लिखा? वस्तु। अब ये टोटल क्या बन गया? शब्द। अब इसका कोई ना कोई अर्थ है, बिल्कुल है, तो इसे क्या बोलेंगे? शब्द बन गया। अब ये तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो है वो किसको माना जाता है? शब्द को। एक बात ये याद रखना। अच्छा, एक होता है वाक्य। गुरुजी वाक्य क्या होता है? अनेक शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। जैसे मैंने लिखा यहां पर राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो ये क्या बन गया? अनेक शब्दों से मिलकर क्या बन गया? वाक्य, कि राम खाना खाता है। तो मुझे ये बताओ, आपको वर्ण समझ में आया क्या होता है? ध्वनि समझ में आई क्या होता है? सांकेतिक का मैंने बता दिया, शब्द मतलब अर्थ होता है, किसी का अर्थ निकलेगा। वाक्य राम खाना खाता है। अब एक चीज और बताता हूं, सुनना ध्यान से। अगर गुरुजी वर्ण में और ध्वनि में अगर हम अंतर करें तो कैसे करें? किसमें? वर्ण और ध्वनि, इसके अगर अंदर हम अंतर करते हैं तो किस प्रकार करें? तो देखो मेरे भाई, जैसे मैंने आपको यहां पर लिख दिया, पवन लिखते हैं अपने, ठीक है। एक मैं ये लिख दे रहा हूं पवन, प, इससे ए निकाला, फिर वह, फिर हलंत लगा के ए निकाला, फिर न, और फिर हलंत लगा के क्या निकाल दिया? है। तो जिस प्रकार से आप ये देख रहे हो, ये जो है वो क्या है? वर्ण, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि तो सीधा सीधा बोला जाएगा, जैसे वैसे बोल सकते हो प, व, न। तो ये अंतर होता है। नाम दोनों एक ही है, पवन। वर्ण में लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा, और ध्वनि जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार। अच्छा, मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताओ आप ये कैसे लिखते हैं तोड़कर? तो आप कहोगे गुरुजी इसको लिखेंगे क दंत वाला और पै वाला से, ये बनेगा। अगर मैं कहूं कि ऑप्शन में एक तरफ तो ये दे रखा है, बिल्कुल सही है ये आपकी बात, और बी ऑप्शन में दे रखा है ये क, और फिर पै वाला शय को तोड़कर इससे क्या निकाल दिया? ए। अगर दोनों आ जाए ऑप्शन में, तब आप क्या करोगे? कि मतलब ये अपने पढ़ते हैं छह छत्रिया, बिल्कुल छह छत्रिया पढ़ते हैं। इन दोनों में से किस, जो छह छत्रिया है वो किसका रूप है? तो दोनों ही सही है गुरुजी ये तो। लेकिन इन दोनों में से पूछे तो क्या करोगे? तो करोगे आप ये, फिर ज्यादा जो शुद्ध माना जाएगा वो ये माना जाएगा। बोलो बात समझ में आई? हिंदी को जितना तोड़ेंगे उतना शुद्ध बनेगी। देखो, एक जैसे मैंने लिखा हिंदी ये, ठीक है, एक ये लिखा हुआ है, और एक मैंने हिंदी लिख दिया ये, है तो दोनों सही,
अगर इन दोनों में से आपको चुनना हो किसको चुने, तो देखो ज्यादा जो तोड़ रखा है, ज्यादा जो विच्छेद कर रखा है वो नीचे वाली हिंदी का, तो ज्यादा ये शुद्ध होती है। मेरी बात समझ में बढ़िया तरीका आ रही है? ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, मैं अब पूछूं कि वर्ण और व्यंजन में अंतर कैसे निकाल सकते हो? बस ये लास्ट पॉइंट और समझ लो, फिर अपने टॉपिक शुरू कर देंगे। वर्ण और व्यंजन कैसे पहचानोगे कि ये वर्ण है ये व्यंजन है? एक बात याद रखना, वर्ण की अगर जैसे मैं कोई उदाहरण क ले लिया मैंने और ये भी क है, अब इन दोनों में से अगर वर्ण निकालना हो तो कौन सा निकालेंगे? ये देखो मैंने बताया था ना आपको, ये वर्ण है, और जो आपको कंप्लीट मिलेगा वो क्या होगा? व्यंजन होगा। बात समझ में आई क्या? अच्छी तरह से आई। चलो तो फिर शुरू करते हैं वर्ण विचार टॉपिक। ठीक है, देखो हम बात करें वर्ण विचार। वर्ण विचार के जो है वो पढ़ने के मतलब आसानी हो जाए अपने को पढ़ने में, इसके दो प्रकार बना लेते हैं। एक तो पढ़ेंगे स्वर और दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन। वर्ण विचार को तुम वर्णमाला भी कह सकते हो, और जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की जो संख्या है, कुल वर्ण जो है वो कितने हैं? 52। मैं एक एक वर्ण जो है वो आपको गिनाऊंगा। मूल वर्ण कितने हैं, है ना? ये इस प्रकार से कई प्रश्न बनते हैं तो वो भी अपने क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल व्यंजन कितने हैं वो सारे प्रश्न मैं क्लियर करूंगा, एक एक वर्ण जो है वो आपको गिनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? देखो, शब्दों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो उसे ही क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? कहने का मतलब ये मेरे भाई कि बिना किसी रुकावट के हवा जब मुंह से बाहर आती है उसे ही क्या बोला जाता है? ये कहीं मतलब जीभ या ओठ कहीं भी स्पर्श नहीं करेगी, उसे ही बोलेंगे अपने स्वर। एक तरह से ये मानो, जैसे मैं आपको स्वर की बात बताऊं तो स्वरों की संख्या होती है 11। परिभाषा से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं अभी आपको समझाता हूं, देखो कैसे याद रखना है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। बोलो नंबर 1 पे ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। गिन लो कितने हो गए गुरुजी? ये तो 11 हो गए। तो बिल्कुल स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 11। जबकि इन पे आप मात्रा गिनोगे ना, मात्रा गिनना शुरू करोगे तो मात्रा की संख्या आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं है। बाकी आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, ओ। तो इनकी जो है वो आपको मात्रा मिलेगी। मात्रा गिन लेना, आपको टोटल कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। तो स्वर में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10। बात समझ में आ गई? ठीक। अब चलो, अच्छा एक बात और देखो, अब मैं आपके सामने शब्द लिखता हूं, जय, टे, ते। ठीक है, ये व्यंजन है। अब आप एक तो ये बोलो, ए आई यू रामू बोल दो, कोई दिक्कत कोई नहीं। ए आ ई यू राम बोल दोगा? बिल्कुल बोल दो। एक ये बोलो, जय, ओहो, टे, गुरुजी इसमें तो पेट दर्द हो रहा है, पेट सा दुख रहा है इतने। तो भाई जब आतड़ियों का जोर लगेगा शरीर में तो वो बोले जाएंगे व्यंजन। इनमें नहीं लगता जोर, ए आ ई ऊ राम मुंह बोल देगा। कठे जी होठ के जो है स्पर्श कौन करेगी थाने, जीभ वगैरह। ठीक है, ए आओ सीधा बोल देगा। और एक और याद रखना, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। दांत के लगा के कोई स्वर बोल के दिखा दो, इनमें से मैं आपको मान जाऊंगा। ए आ ई ऊ री ए सारा ये बोल जाएगा, दांत के कौन लगाएगा? बोलो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है गुरुजी, स्वर है। कमेंट जरूर करके बताना आपको क्लास कैसे लगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम और आगे पढ़ाएंगे और बेहतर करेंगे। ठीक है, और छोटी मोटी गलतियां भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ। बस आपका थोड़ा सा डिमांड थी इसलिए हिंदी लेकर आ गए, और हिंदी करवा जाएंगे आपको मेरे भाई। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में जुगाड़ बना देंगे, और कोई पता नहीं मैंने। ठीक है, अध्यापक बनना नहीं है, एग्जाम पास करना है, वो करवा देंगे। अब इस स्वर के आपको कुछ प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे अगर हम, अच्छा गुरुजी, हम पढ़ते थे अंगूर,
ये क्या है? तो ये जैसे नी शुल्क में लगाते हैं ना, ये नी है, तो वो नी लास्ट में जो ई है वाली बात आती है वो है। अना खाली मत बोला करो, एक तो तुम सारा अना खाली है, फिर ये भी अना खाली है, ये भी अना खाली है, ये भी अना खाली है और ये भी अना खाली, सारे अना खाली है, फिर पहचान क्या है? तो इनको ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? इनको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोला जाता है इनको? अयोगवाह, ठीक है? ये नहीं आएंगे इसमें स्वर में, स्वरों के अंदर ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये कौन से हैं? अयोगवाह है। क्लियर? चलिए आगे। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो नंबर, आप एक हेडिंग लगाओ। क्या लगाएं सर? नंबर 1 पर आप लिखो दीर्घ स्वर या मूल स्वर। क्या भाई? दीर्घ स्वर या मूल स्वर, सॉरी, दीर्घ स्वर या दीर्घ, पहले ही अपने मूल स्वर पढ़ते हैं। दीर्घ मूल नहीं आएगा, ठीक है? ऐसे आएगा मूल स्वर, क्योंकि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो बड़े होते हैं। पहले मूल स्वर पढ़ते हैं। मूल को आप छोटे स्वर भी कह सकते हो, ह्रस्व भी कह सकते हो, ठीक है? कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर। तो ये कितने होते हैं? मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। देखो, मूल का मतलब है क्या है? छोटा। अब इस लाइन में आप छोटे अक्षर निकालो सारे। देखो, इसके बाद वाले ये सारे बड़े हैं, इन पे सारों पे मात्रा लगी है, ये तो छोटे नहीं है। तो एक तो छोटा ये हो सकता है, एक ये रही छोटी, एक ये रहा छोटा और एक ये, इसको लेना है बस, ऐसे याद रखना। ये ट्रिक ही मान लो चाहिए। 4 लेने हैं, तो एक ये वाला ए, ई, उ और री। बिल्कुल गुरुजी, ये तो हम आराम से जो है याद कर लेंगे। तो बस खत्म बात। ये हो गए मूल स्वर। ए बोलो दूसरा, ई, इसके बाद बोलो उ और री। ये क्या हो गए? मूल स्वर। अब बात करें नंबर 2 की। नंबर 2 पे आएंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब क्यों? बड़ा, यानी बड़े स्वर कितने हैं? तो बड़े स्वर बच गए पीछे कितने? 7। तो वो जो हो गए वो कौन हो गए? बड़े स्वर। उनकी संख्या कितनी है? 7। अब पीछे जो बच गए वो आप लिख लेना। ए, आ, ई, उ में जो भी पीछे बच गए वो आप लिख लेना। ठीक है गुरुजी, लिख लेंगे। जैसे मैं एक बार लिख देता हूं, चलो आगे आप लिख लेना। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। क्लियर? हाँ गुरुजी क्लियर। चलो भाई देखो, देखते रहो बस फटाफट। ये दीर्घ स्वर हो गए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अच्छा, एक प्लूत स्वर और होता है। वो कौन सा होता है? प्लूत स्वर वो होता है ओम। बोलो ओम। ओम जो होता है वो कौन सा स्वर होता है? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जो होता है वो कौन सा होता है? ओम। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है गुरुजी, ये याद हो जाएगी। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पे हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। देख मेरा भाई, ओठ जो है वो थारा 2 तरीका खुल सके। ओष्ठ जो है वो कितने तरीके से खुल सकते हैं? 2। या तो पूरे खुलेंगे वर्ताकार आकृति में, और या खुलेंगे आपके अवर्ताकार। बीच में कौन रेस है? अवर्ताकार। अब इनमें आप ये देखो कि तुम्हारे होठ जो है वो वर्ताकार कहां हो रहे हैं? इनमें ए कोनी हो है, आ कोनी हो है, ई कोनी हो, ये दोनों बोलो। ऊ हो रहे क्या? नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो 2 ये हो गए। री कोनी हो, ए कोनी हो, ओ औ हो रहे हैं नहीं हो रहे? बिल्कुल। तो ये 4 जो स्वर हैं वो क्या है? वर्ताकार। कौन कौन से बोलो? ऊ, फिर बड़ा ऊ देखेंगे, और फिर ओ देखेंगे, और फिर औ देखेंगे। तो ये जो 4 हैं ये वर्ताकार, और पीछे बच गए कितने? 7। वो क्या हो जाएंगे? अवर्ताकार, जो मैंने अभी बता दिया आपको। तो वर्ताकार आपको समझ में? ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। वर्ताकार स्वर कौन से होते हैं और अवर्ताकार कौन से होते हैं? बोलो, समझ में आई? बिल्कुल गुरुजी, आ गई समझ में।
चलो फिर नेक्स्ट, ये हिंदी वाले नोट्स आपको मैंने बता दिया है। विजन इंस्टीट्यूट ऐप आप डाउनलोड कर लेना और वहां पर ये मेरे दोस्त आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करें अपने नंबर चौथे पॉइंट की, 4 नंबर पॉइंट। ठीक है, अभी हमने ओस्ट की आकृति के आधार पे पढ़े, अब पढ़ेंगे जीबा के आधार पर। इसके आधार पर जीभ, जीभ वही जो सारा दिन अपनी चालती रहे, जीबा, आ जीभ। अब जीबा के आधार पर देखें तो देखो, ऐसे मान लो कि ये जीभ है, इसको 3 भागों में बांट लो। आगे वाला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा अग्र, बीच वाला मध्य होता है, और अंत में जो है वो पीछे पीछे वाला जो भाग होगा जीभ का वो होगा पश्च। लास्ट लास्ट में जो पिछलो भाग अभी के बोलेंगे आप पश्च, बिल्कुल बोलेंगे गुरु जी। तो देखो, अग्र, मध्य, पश्च। अगर को अगर हम देखें तो अगर अगर से जैसे कौन कौन से बोले जाएंगे, बोल के देखो। ई वाले सारे बोले जाएंगे। एक तो ये ई बोला जाएगा, एक ये ई बोला जाएगा, और एक इसी का परिवार है ये ए और आई। ये अगर से 4 स्वर बोले जाएंगे। मध्य से जो बोला जाएगा वो एक बोला जाएगा बोलो ए जो है वो मध्य से बोला जाएगा। और पीछे बच गए कितने, 6 स्वर जो पीछे बच गए वो कहां से बोले जाएंगे, पश्च से। ए आई 11 स्वर याद है क्यों नहीं, बिल्कुल, तो उसको अपने आराम से जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल गुरु जी, ये तो याद होगी। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट अपने देखेंगे, मुंह खुलने के आधार पर स्वर। देखो, ओष्ठ की आकृति आधार पे 2 थे, लेकिन मुंह खुलने के आधार पे 4। मुंह अपनो 4 तरीका खुले, मुंह जो खुलता है वो कितने तरीके से, 4। ठीक है, नंबर 1, 2, 3 और 4। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, संवृत, अर्ध संवृत। अब देखो मेरे भाई, देखो संवृत, अब स्वर कितने हैं, 11। वो 11 तुम्हें याद है, बिल्कुल याद है। अब 11 जो स्वर हैं वो तुम्हें याद है। अब वो याद ऐसे यहां करने, अगर पूछे बताओ संवृत, विवृत, अर्ध विवृत और अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं याद कराऊं, पहले मुझे ये बताओ, जीभा के ओष्ठ की आकृति पे हो गया ऊ ऊ, ओ औ, जिसमें गोल घूमेगा वो वर्ताकार होगा, बाकी है वर्ताकार। जीभ के आधार पर जीभ ई ए, ये जो ई वाले बोले जाएंगे वो आगे वाले से, बीच में ए की बोला जाएगा ए, और बाकी सारे पीछे। ठीक है, अब बात करें मुंह खुलने के आधार पर, ये प्रश्न आते हैं ऐसे, गुरु जी प्रश्न किया बड़ा को पूछ लेंगे, जैसे आ किससे बोला जाता है, मुंह खुलने के आधार पर आ किससे बोला जाता है। तो आ में पूरा मुंह खुलेगा, आ खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, तो आ बोला जाएगा संवृत, इसमें पूरा मुंह खुलेगा। अच्छा, आ बोला गया, आ के बाद क्या आता है, ई, और ई के बाद क्या आता है, बड़ी ई, फिर आता है ए, और फिर आता है आई। आता है, बिल्कुल आता है, तो ये लिख लेना ई, सॉरी, आ के बाद ई ई। अब मेरी बात सुनो, ये क्या लिखा है, अर्ध विवृत, अर्ध मतलब आधो। तो देखो री के बाद आता है ए, आई, ओ, औ। अच्छा मुझे बताओ, इससे आधा ये है, इससे आधा ये है, तो अर्ध के अंदर ये आ जाएंगे। ठीक है, अर्ध विवृत में क्या आ जाएगा, एक ए आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, क्योंकि अर्ध लिखा हो ना तो अर्ध में आधे आ जाएंगे, एक आधा ये हो गया और ओ का आधा ये हो गया, ऐसे याद रखना। ठीक है, हाँ गुरुजी हो गया, और बच गए पीछे वो किस में आ जाएंगे, अर्ध विवृत में। बोलो बात समझ में आई पीछे। अच्छा, और एक विवृत में ई के बाद क्या आता है, ऊ,
और ऊ, ये दो इसमें आएंगे, ई ई ऊ ऊ। और ए ओ अर्ध विवृत में ये आ गए, संवृत में आ गया, और अर्ध संवृत में जो पीछे बच गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, 7 और 4 कितने हो गए भाई 11, 7 4 कितने हो गए 11। तो 11 जो होंगे अब वो किस में आएंगे, जो 11 होंगे वो 11 अपने क्या है स्वर। 11 क्या है मेरे दोस्त स्वर। तो जो 11 स्वर है उनको इस प्रकार से जो है वो मुंह खुलने के आधार पर बोला जा सकता है। विवर्त में देखो ऐसे याद रखना, सवर्त में पूरा मुंह खुलेगा आ, बिल्कुल सवर्त में पूरा मुंह खुल गया। फिर विवर्त में आ के बाद क्या आता है ई ई ऊ, ठीक है। उसके बाद क्या है अर्धविवर्त में, अर्धविवर्त में अगर हम बात करें, ये अर्धव्रत नहीं है अर्धविवर्त है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं। तो कई बार क्या है कि ऐसे शब्द में एक दो शब्द छूट जाएगा लेकिन बोलने में सही होंगे, तो आप है ना वो थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि ये हिंदी है। जीके में तो फिर भी अपना चाल जाए, छोटी मोटी मात्रा लग जाए, हिंदी में नहीं चलेगा। अर्धविवर्त, अर्ध का मतलब आधा, तो आधा, इसका आधा ये है और इसका आधा ये है, ये हो गया ए और ओ। संवृत आ, और अर्ध संवृत का मतलब क्या हो, वो जो पीछे 4 बच गए वो इसमें आ जाएंगे। क्लियर हुई क्या, ठीक है। तो मुंह खुलने के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर तंत्र के आधार पर। स्वर, आहा, स्वर तंत्र के आधार पर, आधार पर, स्वर तंत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे ये कोई है भाई, कौन है गुरुजी, है कोई, ठीक है। ओके है गुरुजी, चलो ये फेस है इसका और भाई साहब की ये आंखें। सारों पहला जो सबसे पहले आएगा वो आएगा कंठ, कंठ के बाद आएगा तालव्य, तालव के बाद आएगा मूर्धन्य यानी मसूड़े, और उसके बाद आएंगे दंत, और उसके बाद आएंगे ओष्ठ, ठीक है। इसी प्रकार से तो क्रम भी आपको ऐसे ही याद जो है वो रखना है। कैसे, सबसे पहले पढ़ोगे कंठ, नंबर 2 पे पढ़ेंगे तालव्य, नंबर 3 पे पढ़ेंगे मूर्धन्य। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। अब देखना ये है कि स्वर इनमें कौन कौन से बोले जाएंगे, पहले मैं लिख देता हूं। अब इनमें ये देखना है कि स्वर कौन सा कहां से बोला जाएगा। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप एक बात याद रखना कि सबसे पहले क्या है, ये 2 शब्द हैं तो इनको लिखो ए आ, ये कंठ से बोले जाएंगे। बोल के देखो, कंठ हुआ जाओगे आठों। ए आ, बिल्कुल आ रही है। ए आ के बाद क्या आता है ई और बड़ाई, बोलो ई ई, तो कठों आवाज है। ई ई ई पर जीभ देखो ताड़ुआ में लगेगी, ई ई बोल के देखो जन, ई ई लग रही है ना, बिल्कुल लग रही है ई ई। मूर्धन्य, मूर्धन्य जीभ मसूड़ों पे लगेगी, तो ई ई हमने बोल दिया। ऊ, ऊ बोलो ऊ ऊ, ऊ देखो ओठ गोल हो रहे हैं तो ओष्ठ, तो ऊ और बड़ा बोल के देखो भाई तुम, है या नहीं है। तो ऊ कौन सा हो गया, वो हो गया ओष्ठ। बात करें री, री बोलो री, री जो बोलोगे वो मसूड़े पे लगेगी जी, बोलो री, री री लग रही है ना। अच्छा, ऊ में एक बात याद रखना आप, ऊ में जो है ओठों पे जोर आएगा ऊ, अगर थे ओठ पकड़ लियो तो ऊ कौन बोल उसको, ओ आ निकलोगे थारा मुंह, ठीक है, तो याद रखना। अब बात करें अपने, री हो गया, ए आई और ओ औ, बोल के देखो ओ ओ, इसमें भी ओठ हो रहे हैं रोल, ये लिख दो यहाँ ओ औ, हो गया। अब जो परिवार बच गया, अब जो परिवार बच गया वो ई का, तो ई का परिवार कौन सा है, ए और आई वाला। ई का जो परिवार है वो ए आई, तो ए आई बोल के देखो तालव्य पे लगेगी ए आई,
लग रही है ना, बिल्कुल। ई ई ए आई ये इसी का परिवार है, और ये ऊ बड़ा ये परिवार इसका, ऊ ऊ ओ औ ये इसका परिवार है। मूर्धन्य री, दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। बोलो स्वर तंत्र के आधार पे, बस ये याद रखना, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ। बोलो कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, एक बार और बोलो, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, एक बार और बोलो, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ। तो कंठ से ए आ, तालव्य से ई ई ए आई, मूर्धन्य से री, मूर्धन्य से री, दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, और ओष्ठ में याद रखना ऊ ऊ ओ औ। ओके गुरुजी, ये जो है वो हमें समझ में आ गए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए ना, आगे। अच्छा, एक अगर इन दोनों को बाहर निकालें, क्योंकि दो दो तो ले लिए, और इन दोनों को वैसे मूल रूप से देखा जाए ना, तो ये जो बोले जाते हैं, ये जो बोले जाते हैं वो कंठ तालव्य से, कंठ तालव्य, ए आई ये दोनों जो बोले जाते हैं वो किस में बोले जाते हैं, कंठ तालव्य से, और ओ और औ बोले जाते हैं वो कंठोष्ठ से, कंठोष्ठ। तो ये किससे बोले जाते हैं, कंठोष्ठ, ये बात आप याद रखिएगा। ओ औ जो बोले जाएंगे वो किससे बोले जाएंगे, कंठोष्ठ। इसमें कंठों का भी प्रयोग और ओठों का भी हो गया, बोल के देख लेना, इनमें नहीं होगा। ये दोनों बोलोगे ना आप, तो कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग, कंठोष्ठ, तो ये कंठोष्ठ हो गए, और ए आई वाले ये कौन से हो गए, कंठ तालव्य। बिल्कुल बात समझ में आई क्या? बोलो। तो आज के लिए इतना बहुत है। क्लास कैसी लगी बताना जरूर भाई, काफी दिनों बाद हिंदी जो है वो उसको उठाया है, और मोटिवेशन जरूर आपसे मिलेगा। हमने सबसे पहले पढ़ा भाषा जो है उसका यूज जो हम करें वो आदान प्रदान करने के लिए करते हैं ना। मौखिक सबसे पहले जो भाषा आई थी, तो मौखिक की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और लिखित में सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। अर्थ में सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है, ये बात याद रखना। फिर मैंने आपको अंतर बताया था, वर्ण और ध्वनि में अंतर जो है वो क्या होता है। वर्ण को अगर हम देखें, दो भाग देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 प्रकार के होते हैं, ए आ ई, ये मैंने आपको बता दिए। फिर मैंने कहा मूलतः जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 4, ए ई उ री, ये छोटे स्वर हो गए, बड़े 7 होते हैं। प्लूत ओम जो है वो प्लूत है। ओष्ठ की आकृति के आधार पे 2, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार में तुम्हारा ओठ वर्त की तरह बनेगा, गोल, उ ऊ ओ औ, ये रहा। चलो आगे, ठीक है। जीवा के आधार पे देखेंगे, आपने जीभ होगी, जीभ ने 3 भागों का बांट लेगा। अगर मध्य पश्च, मध्य से ए बोला जाएगा ए, और बाकी अगर से ई वाले ये परिवार बोला जाएगा, और पीछे से बच गया वो सारे पीछे से। मुंह खुलने के आधार पे विवृत, अर्धविवृत, संवृत, संवृत और अर्ध संवृत, ठीक है। अब अगर हम बात करें विवृत की, तो ई उ विवृत से, आ में पूरा मुंह खुलेगा, संवृत में पूरा मुंह खुलता है, ऐसे रखना, संवृत में, संवृत में पूरा मुंह खुलेगा, आ। अर्धसंवृत में आधा लेना है, ये इसका आधा परिवार है और ये इसका आधा परिवार है। अर्ध संवृत में वो बच गए, पीछे वो वाले सारे आ जाएंगे। स्वर तंत्र के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ में आ, तालव्य में ई, और मूर्धन्य में री, ओष्ठ में ऊ। ये दोनों अगर देखें तो ये कंठ और तालु दोनों से जो मिलकर बोले जाते हैं, और ये कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो बताओ आज की जो क्लास है वो कैसी लगी। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको जीके बाय अजय सर चैनल पर या विजन इंस्टीट्यूट के चैनल पर रात को 10 बजे उपलब्ध हो जाएगी। कितने बजे? 10 बजे। आप ये जो पीडीएफ है वो इस चैनल से प्राप्त कर सकते हो। तो कमेंट में मेरे साथी जरूर बताना, आप सभी साथी के कमेंट में पढ़ूंगा, और कोई प्रश्न आपका रह जाए तो वो बता देना। अभी वर्ण विचार टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, कभी भी आप प्रश्न पूछो तो टॉपिक पूरा होने के बाद पूछो, फिर अपने आराम से जवाब देंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपको करना है, अगर सिलेबस में नहीं है ये, इससे आप सीखोगे क्या, कबूतर, ए, नार, आम, इमली, सारा की ई मापा सीखना है। क्योंकि आप एक बार लिख के देखो, ए से लेकर पूरे जानी बाबा तक, तुम थोड़ा सा बीच में एक आधा अक्षर खा जाओगे, लाइन आगे पीछे कर दोगे, इसलिए ये सीखना जरूरी है। 2 क्लासें लगेंगी इसकी, उसके बाद अपने टॉपिकों पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, डेली क्लास मिलेगी आपको रात को इसी समय 8 बजे। ओके,
मिलते हैं अगले भाग में।